तो मॉनेटरी पॉलिसी का प्रेजेंट इंडिया में क्या रोल है, इसकी हम 3 स्ट्रेटजी पढ़ते हैं। पहली स्ट्रेटजी है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जो आजकल सिंगापुर और अदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री में चलती है। दूसरा है आपकी मल्टीपल इंडिकेटर। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है इंडिया की, वो 2016 तक इसको यूज करती थी, मल्टीपल इंडिकेटर। इसमें देखती थी वो ग्रोथ क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल क्या है और एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन क्या है। लेकिन 2016 के बाद में जो है आरबीआई ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक उर्जित पटेल कमेटी बनी थी 2013-14 में। तो उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि हमें जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग पर ध्यान देना चाहिए। तो उसके बाद आरबीआई ने एक्ट 45 में अमेंड किया और उसके बाद से 2016 के बाद से मल्टीपल इंडिकेटर को देखना बंद कर दिया। तब से हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग देखते हैं और इसमें हम जो है केवल जो है देखते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है बस, चाहे वो रेपो रेट से हो, रिवर्स रेपो रेट से हो, बैंक रेट से हो। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया तो ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और एक्सचेंज रेट ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। तो अभी जो इंडिया में आप देख रहे हैं, क्या इंडिया में अभी क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग चल रहा है। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है तो आरबीआई एक्ट के तहत बनती है 2016, सिंस 2016 के बाद से आरबीआई एक्ट के तहत बनती है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसको बोलते हैं एमपीसी। तो इसमें आरबीआई की तरफ से 3 बंदे होते हैं जो कि लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं, और राइट साइड में इसमें लिखे हुए गवर्नमेंट की तरफ से भी 3 बंदे होते हैं। तो 2016 की अगर हम बात करें, जैसे 2016 के एक्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आरबीआई की साइड से 3 बंदे होते हैं। उसमें पहला होता है आरबीआई गवर्नर, ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। दूसरा आपका होता है डिप्टी गवर्नर, यही बंदा जो है रेस्पॉन्सिबल होता है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, डिप्टी गवर्नर। और तीसरा होता है 1 पर्सन नॉमिनेटेड बाय आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। तो ये 3 बंदे होते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी 3 बंदे होते हैं। एक बंदा होता है, ये जैसे अभी यहाँ पे 3 नाम लिखे हुए, डॉक्टर चेतन घाटे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से हैं, दूसरा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं और तीसरे आईआईएम अहमदाबाद से। तो ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से 3 बंदे होते हैं और आरबीआई की तरफ से 3 बंदे होते हैं। फिर वो कमेटी बनती है, फिर वो सारा डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी को। अगर इनका टेन्योर देखें, जैसे टाइड विद देयर एक्स ऑफिशियो जॉब, टेन्योर इनका देखें तो क्या होता है, इनका टेन्योर जो है एक्स ऑफिशियो टेन्योर जॉब होती है। जैसे अभी जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, शक्ति पावर्स विल बी गोन आफ्टर 3 ईयर टेन्योर एज आरबीआई गवर्नर एक्सपायर। जैसे ही वो अपने 3 साल का टेन्योर उनका खत्म हो जाएगा, वैसे ही गवर्नर की पावर एक्सपायर हो जाएगी, लेकिन वो फिर हो सकते हैं रीअपॉइंटेड। आरबीआई गवर्नर और जो डिप्टी गवर्नर होते हैं सेलेक्टेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। तो अगर पेपर में आ जाए कि आरबीआई को कौन बना, आरबीआई गवर्नर को कौन सिलेक्ट करता है और डिप्टी गवर्नर को, तो ये संस्था करती है एफएसआरएएससी। और इसको हेडेड कौन करता है, इसको हेडेड कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है। इनका टेन्योर 4 साल का होता है, नो रीअपॉइंटमेंट, दोबारा अपॉइंटमेंट होती है। दे आर सेलेक्टेड बाय कमेटी हेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, इसको भी आईएएस ऑफिसर सेलेक्ट करते हैं जो कैबिनेट सेक्रेटरी में होते हैं। दे आर सेलेक्टेड बाय सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, ये जो है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी इनको लेके आती है 3 बंदों को, और इनको एफएसआरएएससी अपॉइंट करती है, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर ही आते हैं। इनके मीटिंग में 4 मेंबर होते हैं, इंक्लूडिव गवर्नर भी होता है उसमें। लीगली मिनिमम 4 मीटिंग 1 साल में होती है। दे मीट एवरी 2 मंथ टू डिसाइड, हर 2 महीने में उनकी मीटिंग होती है। वो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, जो कि अभी मैंने कल आपको बताया था कि अभी प्रेजेंट में शायद 12-13 कोई अभी नई पॉलिसी बैंक रेट और ये सब आया है। तो जो रेपो रेट होता है डिसाइड करती है, मेजोरिटी वोटिंग होती है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है रेपो रेट कितना होगा। अगर वोटिंग टाई होती है तो गवर्नर अपना वोट कास्ट करता है और उसके बाद देखते हैं कि वो वोट रेपो रेट कितना होगा। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट कैन सेंड मैसेज ओनली राइटिंग, तो गवर्नमेंट अपना मैसेज राइटिंग में भेज सकती है। कमेटी मस्ट पब्लिश इट्स मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑन 14 डे, जो भी मीटिंग में आएगा उसके 14वें दिन तक उसको पब्लिश करेगी, जिसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एट एवरी 6 मंथ, जो 6 मंथ पे आती है। इन्फ्लेशन टारगेट की बात करें, डिसाइड बाय यूनियन गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद आरबीआई गवर्नर, इन्फ्लेशन टारगेट कितना रखना है ये आरबीआई गवर्नर से डिस्कस करके गवर्नमेंट बताती है। प्रेजेंट का जो टारगेट है ये रखा जाता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स
ऑल इंडिया विद इन 2 to 6%, कल हमने इसकी बात की थी, ये 2 से 6% के बीच में ही रखा जाता है। और जो ये इसका टाइम जो है 31 मार्च 2021 को खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया 2 to 6%। अब नया सरकार ने बना लिया होगा, आप यहाँ पे देख के ऐड कर लें। टारगेट फेल इफ इन्फ्लेशन नॉट कैप्ड, अगर इन्फ्लेशन नहीं कैप कर पाती गवर्नमेंट 3 कंजक्टिव क्वार्टर में, मतलब 9 महीने में, देन कमेटी मस्ट सेंड रिपोर्ट टू गवर्नमेंट। तो आरबीआई को अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सौंपनी पड़ेगी और उसके रेमेडी भी बताने पड़ेंगे कि कैसे होगा। तो चलो इस पे इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन है, 2 आए हुए हैं, एक 2015 में, एक 2016 में। तो इनके आंसर बताओ, पहले 15 का बताओ क्या है। विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इंडिया फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। डी नहीं आएगा, सी पार्ट आएगा। कल हमने काफी इसकी बात की थी, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो मनी को डिक्रीज कर दो सर्कुलेशन में, इट हेल्प टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। हमेशा एक चीज याद रखो, देखो मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ, इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन होता क्या है, महंगाई होती क्या है। महंगाई ये नहीं होती कि चीजों के दाम बढ़ गए तो महंगाई, नहीं नहीं, ये गलत है। अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में समझे महंगाई क्या होती है, तो इसका मतलब होता है लोगों के पास में पैसा ज्यादा आ गया है। अगर लोगों के पास में पैसा ज्यादा आ गया है तो उसको बोलते हैं महंगाई, क्योंकि अगर लोगों के पास में पैसा ज्यादा है तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कांस्टेंट है या सप्लाई उतनी ही है, तो फिर चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, इसको बोलते हैं महंगाई। सपोज दैट इंडिया के हर बंदे के पास में 1-1 करोड़ रुपए आ जाए, तो क्या होगा, अब क्या होगा, डिमांड लोगों के पास में पैसा आ गया है तो डिमांड बढ़ जाएगी। कोई बुलेट लेने लगेगा, कोई 20 लाख का घर बनवा लेगा, कोई मर्सिडीज लेने लगेगा, मतलब हर चीज की डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी अगर इंडिया में हर किसी बंदे के पास 1-1 करोड़ रुपए आ जाए। तो जब डिमांड बढ़ जाएगी, चीजें उतनी है तो चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। ऐसा अभी हुआ था, वेनेजुएला में हुआ, ग्रीस में हुआ। वहां के सरकार ने 10-10 हजार 20-20 हजार के नोट छाप के बांटे, तो सबको अब पैसा आ गया। पैसा आ गया तो वहाँ इतनी महंगाई बढ़ गई कि अगर आपको एक ब्रेड का पैकेट भी खरीदना है तो 1-1 बोरे भर के पैसे ले जाने पड़ रहे थे। एक एक जो अंडे का आमलेट था वो बहुत बहुत बैग बैग में भर के रुपए ले जाने पड़ रहे थे, वहां पे इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है चीजों के दाम बढ़ गए, ये नहीं, इकोनॉमिक्स के टर्म में होता है इन्फ्लेशन का मतलब कि लोगों के पास में पैसा ज्यादा आ गया है, इसीलिए डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई की कम की होने की वजह से या कांस्टेंट होने की वजह से चीजों के दाम बढ़ गए, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इसका उल्टा डिफ्लेशन ले सकते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो मार्केट से पैसा खींच लो, जैसा कि हमने डिमोनेटाइजेशन में देखा, लोगों के पास में पैसे नहीं थे खर्चा करने को, तो मार्केट में चीजें बहुत सस्ती हो गई थी, सप्लाई थी लगातार, लोगों के पास पैसे ही नहीं थे खरीदने को। ऐसे ही लॉकडाउन में हमें देखने को मिला, लोगों के पास में पैसा नहीं था, पर लॉकडाउन में लोगों ने जमाखोरी करनी शुरू कर दी, लॉकडाउन है पता नहीं कब खुलेगा, तो इसीलिए चीजें लॉकडाउन में महंगी थी। लेकिन रियलिटी में क्या था, सप्लाई थी लोगों को, लेकिन मार्केट बंद थी तो लोग खरीद नहीं रहे थे। तो इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। तो इसके हिसाब से सी पार्ट आपका आ जाएगा सही। अब ये 2017 वाला करो। नहीं देख, ये कह रहा है कि इट इज ए 12 मेंबर बॉडी। अभी हमने पढ़ा था कि 3 जो है गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, 3 आरबीआई, तो टोटल 6 ही हुए। यहाँ 12 बंदे लिख रहे हैं, ये गलत हो गया। ऑप्शन 2 जो है बी में दिया है और डी में दिया है, तो ये दोनों ही गलत हो गए। अब तीसरा, इसमें कह रहा है फर्स्ट ओनली, इसमें कह रहा है थर्ड ओनली। थर्ड में कह रहा है इट्स फंक्शन अंडर द चेयरमैन ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की, तो हमने कहीं बात ही नहीं की थी।
इसमें हमने बात किया कि इंडियन सिविल सर्विस का जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो डिसाइड करते हैं, तो ये 30 वैसे ही गलत हो गई, तो एक ही बचा, डिसाइड आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। बस इस तरह से हमें आईएएस की तैयारी करनी चाहिए, तो आपको हर क्वेश्चन बड़ा आसान लगेगा और आपका पहली बार में प्री क्लियर हो जाएगा। अब देखो अगला करते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी इंडिया में लिमिटेशन भी है, तो हर 2 मंथ पहले तो ये अपडेट होती है, लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि रेपो इज नॉट मेजर सोर्स ऑफ फंड फॉर बैंक। रेपो जो क्या है, नॉट मेजर सोर्स ऑफ फंड फॉर बैंक। जैसे कि एडवांस इकोनॉमी है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, उनमें क्या होता है, लोग वहां पे सेविंग नहीं करते हैं, हाउस होल्ड डू नॉट सेव, जितना पैसा आता है खर्चा कर लेते, लेकिन इंडिया में सेविंग होती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कभी भी एक्चुअल डाटा पता ही नहीं लगता है, तो वो कभी सही से पॉलिसी बनती ही नहीं। दूसरा, इंडियन बैंक्स डू नॉट इमीडिएटली पास ऑन द आरबीआई रेट कट टू कस्टमर। आरबीआई कट भी कर दे या बढ़ा तो बैंक जो है वो सीधे सीधे एकदम से फायदा नहीं पहुंचाती है, क्योंकि उनका अपना एनपीए बैड लॉन्स होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इश्यू होता है। तीसरा है सप्लाई साइड इश्यू। सप्लाई साइड इश्यू भी होता है, जैसे पुअर मानसून आ गया, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हुई, जियोग्राफिकल इश्यू हो गया, या फिर क्रूड ऑयल के दाम गिर गए, इस तरह से। तो आरबीआई इनको कंट्रोल नहीं कर सकती है, क्योंकि ये तो ग्लोबल इफेक्ट है, तो इसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी इफेक्ट पड़ता है, जैसे फिस्कल रिप्रेशन हो गया, फिस्कल स्लिपेज हो गया। अब जैसे कोरोना आ गया, तो ये तो किसी के भी हाथ में नहीं था, अचानक से आ गया, किसी को भी नहीं पता था कि 2020 पूरा कोरोना में चला जाएगा, 21 कोरोना में, तो किसी को नहीं पता कब ठीक होगा। इससे ये जो है अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग होती है, वो अफेक्ट करती है इस सबको, मॉनेटरी पॉलिसी को। और जो हमारा स्ट्रक्चरल इश्यू है इकोनॉमी का, वो भी, जैसे लेक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसे, तो ये भी चीज जो है इसको अफेक्ट करती है, इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी की अपनी लिमिटेशन भी है। मेंस में आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में लिखने को मिल सकता है 150 to 250 वर्ड में, जीएस के मेंस के 3rd पेपर में। मॉनेटरी पॉलिसी बोथ ए कैटलिस्ट एंड इम्पीडिमेंट, ये एक तो बढ़ावा देने की भी चीज है और इम्पीडेंट रोकने वाली भी चीज है टू इंडियन ग्रोथ स्टोरी, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को एग्जामाइन क्रिटिकली। दूसरा क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी इज यूजफुल मशीन बट नॉट पैनिसिया फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इस पे आपको ऐसे क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, इस पे कमेंट करने को बोल रहे हैं। ये बहुत, ये आईएएस के मेंस में लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं, क्वेश्चन ही नहीं उनको समझ लगता है क्या लिखना है। यहाँ पे कह रहे हैं एग्जामाइन क्रिटिकली, मतलब उसको क्रिटिकली जज करना है, उसका क्रिटिकली आपने आंसर देना है, निरीक्षण करना है। यहाँ पे कह रहे हैं कमेंट करो, वो अपनी तरफ से कुछ भी लिखते रहते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ में, ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल है, वो लिखना है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस, इसका मतलब लिखना है। वो जो है ये देख लेता है, मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन आ गया, अभी चेपना शुरू कर देता है, मॉनेटरी पॉलिसी दिस एंड दैट, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ। भाई ये थोड़े पूछा है कि इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या मॉनेटरी पॉलिसी का रोल है, लिखता कुछ है या फिर फेल हो जाता है ऐसे। ये आईएएस में बहुत जरूरी है कि क्या पूछ रहा है, एग्जामाइन पूछ रहा है, कमेंट पूछ रहा है, डिस्कस पूछ रहा है, ये हर वर्ड की एक अपनी वैल्यू है। चलो पहले प्री निकाल। बैंक्स एंड एनबीएफसी की बात करेंगे, बैंक्स और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की। तो ये जो इस फिगर से आपको सब समझ लग जाएगा। एक तरफ है आरबीआई, दूसरी तरफ है नॉन बैंक्स। और आरबीआई में शक्तिकांत दास, अभी इनकी फोटो लगी हुई है, गवर्नर है। तो बैंक्स की बात करें, इंडिया में 2 तरह की है, एक कॉमर्शियल, एक कोऑपरेटिव। कॉमर्शियल में पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, डिफरेंशियल बैंक जैसे आरआरबी, एलएबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पब्लिक सेक्टर, ये आती है। और कोऑपरेटिव बैंक जैसे अर्बन कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव, पीएससीएस बैंक। और नॉन बैंकिंग में जैसे एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, स्मॉल स्केल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। प्राइमरी डीलर्स जैसे एचएसबीसी। और एनबीएफसी में जैसे एलआईसी हो गई, मुद्रा हो गई। तो ये हमारे इंडिया का बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है, जो कि 2 तरह के आता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। अब बैंक्स की मैं बात करूं शुरू से, तो देखो इसकी बात करते हैं शुरू से।
तो देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1913 से शुरुआत करते हैं। बैंक्स वर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट। पहले कंपनीज एक्ट के में ये रजिस्टर होती थी, बट नो मॉनिटरिंग बाय लेक्स, नो सीआरआर, एसएलआर, बेसल नॉर्म, कुछ भी नहीं था ये सब। पहले कंपनीज एक्ट की तरफ रजिस्टर्ड हो जाती थी। फिर आया 1926, एक रॉयल कमीशन बनाई गई इंडियन करेंसी के बेसिस पे, और इसको बोलते हैं हिल्टन यंग कमीशन। ये प्री में आ सकता है, हिल्टन यंग कमीशन। इन्होंने रिकमेंड किया था और इसके हिसाब से सेटिंग की गई थी इसकी, हिल्टन यंग कमीशन के हिसाब से। फिर 1929 आया, इसमें एक सेंट्रल बैंक बना जिसका नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन यूएसए लीड टू कोलैप्स 450 बैंक्स इन इंडिया। इंडिया के 450 के करीब बैंक कोलैप्स हो गए थे। तो सो ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकम सीरियस अबाउट सेटिंग अप आरबीआई। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप करने के लिए। फिर आया 1934, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लागू कर दिया गया। 1935 अप्रैल में आरबीआई बिकम ऑपरेशनल ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को 1935 को आरबीआई सेटअप हो गया, ऑपरेशनल हो गया। फर्स्ट गवर्नर सर, ये आप स्मिथ नाम था उनका, ऑसबोर्न स्मिथ, ये आप याद कर सकते हैं। एसएससी रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, आईएएस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। फर्स्ट गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, गवर्नमेंट ओनरशिप इनमें इसकी थी 4.4% ओनली। फिर आया जुलाई 1935, कॉमर्शियल बैंक फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन बट लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में कॉमर्शियल बैंक को लिस्टेड करना शुरू कर दिया गया और उन पे सीआरआर रखना शुरू कर दिया गया, कैश रिजर्व रेशियो। 43-49 में सीडी देशमुख गवर्नर बने। 43-49 में सीडी देशमुख बिकम द फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट टू आरबीआई। ये पहले थे। He had also participated in the Bretton Woods Conference in USA 1944. इसके बाद आ गया 48-49, all private investors share transfer to government of India under the RBI transfer of ownership at 1948. RBI governor answerable to parliament has to pay dividend to government from its profit. Banking Regulation Act empowered to RBI. उसके बाद आया 1969, गिव लाइसेंस टू कंप्लीट टू ओपन बैंक, गिव परमिशन बैंक टू न्यू ब्रांचेस। आरबीआई ही सारा काम करता है। उसके बाद प्रेस्क्राइब ऑडिटिंग होने लगी, एसएलआर ऑडिट होने लगा, स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो। उसके बाद जो प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, जो डिपॉजिटर थे जो पैसे जमा करते हैं उनका जो इंटरेस्ट था वो भी प्रोटेक्ट किया जाने लगा। तो ये सारा कुछ बैंक आरबीआई के एवोल्यूशन है, जो भी आपने पढ़ा कि आरबीआई कैसे फॉर्म हुआ। अगर यूएसए में उस टाइम इतनी बैंकें कोलैप्स नहीं होती तो ब्रिटिश सरकार कभी भी इंडिया में आरबीआई सेटअप करते ही नहीं। अब ये क्वेश्चन करो, ये 2009 में आया यूपीएससी में। Which of the following was earlier event to take place? इनमें से कौन सा इवेंट है? आईएएस में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर कि कौन सा इवेंट है जो पहले हुआ, अर्लियर इवेंट। तो इसका आंसर जो है सी पार्ट आएगा, सी पार्ट। इनएक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इन सब जो भी यहाँ पे फिनोमिना दी हुई है जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले इनमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है, तो सी पार्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, आरबीआई सेंट्रल बोर्ड कंपोजिशन। इसमें 2 तरह के डायरेक्टर होते हैं, एक नॉन ऑफिशियल एक ऑफिशियल। ऑफिशियल में आरबीआई गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और इसमें आपके जो नॉन ऑफिशियल होते हैं इसमें 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, 10 डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, और 4 डायरेक्टर होते हैं जो आरबीआई के लोकल बोर्ड वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। आरबीआई के 4 डायरेक्टर होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में, और 10 डायरेक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, ये ऑफिशियल होते हैं। अब आरबीआई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं। जो 25th गवर्नर है ये आ जाता है, 25th गवर्नर है इसमें, तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की उसके साथ याद कर सकते हैं। 2F5 का कोड बना सकते हैं,
एन, एनएल का कोई बना लो कोड, जैसे नेल बना लो, नेल, नेल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, नेल से याद रहेगा शक्तिकांत दास, या फिर नाले से याद करो, नाला या नाली, ऐसे कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड बना लो जिससे आपको याद रहे कि जो अभी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं वो आपके 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ये रिटायर्ड आईएएस हैं जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, G20 में शेरपा रह चुके हैं, मेंबर ऑफ 50th फाइनेंस कमीशन के हेड भी थे, और ही रिप्लेस उर्जित पटेल, जो जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उर्जित पटेल इनसे पहले गवर्नर थे, उनको इन्होंने रिप्लेस किया था। आरबीआई एक्ट सेक्शन 8 प्रोवाइड नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर। आरबीआई एक्ट सेक्शन 8 में लिखा है कि 4 से ज्यादा गवर्नर नहीं हो सकते। ये जो है अभी जो है पुराने लिखे हुए हैं, रिजाइंड इन 2019, बिरल वी आचार, और ये 4 और लिखे हुए हैं, ठीक है। ये अपडेट आप कर सकते हैं जब भी आप पेपर देने जा रहे हैं उससे पहले। देयर टेन्योर यूजुअली 3 है, इनका टेन्योर 3 साल का होता है, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। दे आर सेलेक्टेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर, अभी हमने पढ़ा था, एफआरएससी कमेटी करती है, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी होती है, एक तरह का आईएएस ऑफिसर ही होते हैं ये, तो ये सारा कुछ। अब आता है आरबीआई ऑफिस एंड डिपार्टमेंट। आरबीआई के 4 ऑफिस हैं, 4 रीजन में है, नॉर्थ में दिल्ली में है, ईस्ट में कोलकाता में है, साउथ में चेन्नई में है, और वेस्ट में मुंबई में है। ये 4 इनके हेडक्वार्टर रीजन है। और आरबीआई का जो डिपार्टमेंट है वो किस किस को देखता है, बैंक्स को, एनबीएफसी को, पेमेंट सिस्टम को, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को, ये सबको देखता है। प्रीवियसली इंडिविजुअल डिपार्टमेंट डायरेक्टली एक्टेड अगेंस्ट वायलेटर। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वाज सेट अप इन आरबीआई फॉर सेंट्रलाइज एक्शन अगेंस्ट वायलेटर। तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी के नाम से इसको जानते हैं। यही जो हम कल पढ़ रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, थीमा एक्ट और पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इसको ईडी देखती है। ये आरबीआई ने इसको सेटअप किया था। ये फेमा आपका 1990 एक्ट है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग आपका 2002 एक्ट है इसमें। तो ये ईडी कब सेटअप हुआ था आप ये कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है इसको, 1 अप्रैल 2017 ए न्यू इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट बस सेटअप। अब आरबीआई का फंक्शन देखते हैं, कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करती है, बैंकर टू गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट को देखती है, बैंकर्स टू बैंक नोट रेगुलेट करती है सभी बैंकों को, रेगुलेटर ऑफ एनबीएफसी प्रमोशनल रोल्स होता है इसका पब्लिक सेक्टर लेंडिंग में। अगर आरबीआई ना देखे तो ये अपनी मनमानी करती रहेंगी बैंकें। पब्लिक सेक्टर लेंडिंग, कस्टमर प्रोटेक्शन थ्रू ओम्बड्समैन, कस्टमर का राइट्स भी देखती है ओम्बड्समैन, हम शिकायत कर सकते हैं इस तरह से। डाटा पब्लिकेशन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, ये बेसल नॉर्म हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बेसल नॉर्म, बेसल फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्म, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, G20 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, तो इन सब के साथ भी डाटा पब्लिकेशन आरबीआई करती है। चलो ये 2 क्वेश्चन आए, एक 2012 में आया है, एक आपका 2013 में आया है, ये दोनों करो, आरबीआई से आया। A, 2 and 3। तो पहले का ये पार्ट आया आपका, मतलब नहीं, ये पहला आपका गलत हो गया। कह रहा है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज ए बैंकर्स बैंक, व्हाट डज इट मीन? बैंकर्स बैंक, तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है बैंकर्स बैंक, यहाँ पे लिखा है बैंकर्स टू बैंक, लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट, एडवाइजेस इन मॉनेटरी मैटर्स, ये बैंकर्स टू बैंक का मतलब होता है। चलो इसके हिसाब से देखते हैं। अदर बैंक रिटेन देयर डिपॉजिट विद आरबीआई, बिल्कुल सभी बैंक रखते हैं। द आरबीआई लेंड्स फंड टू कॉमर्शियल बैंक इन टाइम्स नीड, बिल्कुल आरबीआई अगर कभी जरूरत पड़े तो पैसा देता है कॉमर्शियल बैंक को। आरबीआई एडवाइज कॉमर्शियल बैंक मॉनेटरी मैटर्स, तो ये तीनों ही सही है, आरबीआई तीनों ही काम करता है, ठीक। अब ऑप्शन के हिसाब से देखो कि ऑप्शन कैसे बनाए, 2 and 3, 1 and 2, 1 and 3, क्या 1 और 3 जब सही है तो क्या 2 गलत होगा? आरबीआई लेंड्स फंड टू कॉमर्शियल बैंक, ये तो कहीं से भी गलत नहीं है, आरबीआई उधार देता है ये कॉमर्शियल को। यहाँ पे देखो 1 और 2 सही है, 3 गलत कैसे? आरबीआई एडवाइजेज कॉमर्शियल बैंक, बिल्कुल हर कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई एडवाइस देता है, ये भी नहीं गलत होगा।
यहाँ पे 2 एंड 3 पहला गलत है। अदर बैंक रिटेन देयर डिपॉजिट, तो हमें पता ही CRR और MSF में रखते हैं, ये भी गलत। तो इसका मतलब इस तरह से सच बता रहे हो, इस तरह से पढ़ाई करोगे तो पहली बार में क्लियर हो जाएगा कि ये जो है ये सेट करता कैसे है क्वेश्चन को, ऑप्शन को। अगर ये समझ लिया तो आपका गेम क्लियर है, गेम आप निकाल दोगे। बस ऑप्शन को डिलीट करने के गेम है IAS, और कुछ नहीं। अगला करो। The Reserve Bank of India regulate the commercial bank in matters of, कॉमर्शियल बैंक को किस मामले में रेगुलेट करती है? सी पार्ट आया, ठीक है, ओके। अब देखो इसके मैं करता हूँ। देखो यहाँ से शुरू करते हैं, मर्जर ऑफ बैंक। तो हाँ बिल्कुल, RBI मर्जिंग करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट द कॉमर्शियल बैंक इन मैटर ऑफ मर्जिंग। अभी हमने देखा भी कि कैसे भारत की सारी बैंकों को मर्ज करके 6 बैंकें बनाई जा रही है, मर्जर ऑफ बैंक। तो RBI करता है, तो तीसरा सही है। तीसरा आपका बी में दिया है, सी में दिया है, डी में दिया है। पहला आपका गलत ही हो गया, तीसरा इसमें है नहीं। इसलिए कितनी ब्रांच है, कहाँ खोलनी है, ये सिर्फ RBI की परमिशन से हम खोल सकते हैं इंडिया के अंदर। कल भी हमने इसकी बात की थी, बिना RBI के परमिशन के कोई भी ब्रांच अपनी एक्सपेंड नहीं कर सकता। हमें हर ब्रांच खोलने के लिए RBI से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वही हर बैंक को रेगुलेट करती है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो दूसरा भी होगी। फाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स, अगर कोई बैंक बंद करनी है, बाइंड करनी है, तो भी आपको RBI से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो चौथा आपको ये नहीं है कि आपने यहाँ पे कोई बैंक खोल दी है दिल्ली में, आज खोल दी कल बंद कर दी, ये नहीं। सब्जी की दुकान नहीं है जो अपनी मर्जी से खोल रहे हैं, बंद कर दिया, नहीं। तो बाइंड अप करने के लिए आपको RBI से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो चौथा ऑप्शन इसमें है और इसमें है, तीसरा गलत हो गया। अब आ जाते हैं पहले पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट कॉमर्शियल बैंक इन मैटर ऑफ लिक्विडिटी ऑफ असेट्स। बिल्कुल, लिक्विडिटी ऑफ असेट्स, आपके पास कितने असेट्स की लिक्विडिटी है, इसके ऊपर भी RBI रेगुलेट करती है। पहला भी सही, मतलब सारे ऑप्शन सही, डी पार्ट आंसर आए। तो इस तरह से इसके ऑप्शन हम करते हैं एग्जाम में। लिक्विडिटी ऑफ असेट्स के ऊपर भी RBI इसको रेगुलेट करती है। अभी पिछले साल जो है, कोरोना से पहले की बात है, इलाहाबाद बैंक ने भर्ती निकाल दी थी मैनेजर की। तो RBI ने पूछा, भाई आपके पास पैसे हैं सैलरी देने के लिए? आपके पास तो NPA आपका असेट से ज्यादा हो गया। फिर वो भर्ती कैंसिल कराई RBI ने। मतलब लिक्विडिटी ऑफ असेट्स कितना है, कितना नहीं है, ये सब RBI हर बैंक का रेगुलेट करती है। तो डी पार्ट आएगी, ठीक। तो अब मैं इसका एक बार आपको फिर से लिंक भेजता हूँ कट करके, फिर करते हैं आगे।